बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 in the period in mathematics. I am your maths teacher. In the previous video we discussed unit number 6. We have completed our unit number 6. Now we start our unit number 7. Our unit number 7 is lines and angles. First we know about what is lines. सबसे पहले हम सीखेंगे, पता चलना चाहिए कि lines क्या होती हैं. A lines can go forever on both directions. कोई भी ऐसी लाइन जो दोनों डायरेक्शन शो कर रही हो वो लाइंस कहलाती है. कि a line can go forever in both directions. डायरेक्शंस क्या? अपवर्ड, डाउनवर्ड भी हो सकती है. ठीक है. These arrows shows the direction of the line. ठीक है. एक लाइन इस तरह भी हो सकती है, ये भी लाइन कहलाएगी. एक ऐसी लाइन जिसकी दोनों साइड पर एरोज हों वो क्या कहलाती है? हमारे पास लाइन कहलाती है. क्यों? क्योंकि ये लाइन, ये एरोज शो कर रहे होते हैं कि लाइन हमारे पास दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, राइटवर्ड भी और लेफ्टवर्ड भी. ठीक है. कोई भी एक ऐसी लाइन जिसकी दोनों डायरेक्शन शो हो रही हो वो हमारे पास क्या कहलाती है? लाइंस कहलाती है. ठीक. अब हमारे पास द नेक्स्ट इज एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है. एंगल्स आर मेजर इन डिग्री. ये एंगल का क्या होता है? सिंबल ऑफ एंगल है हमारे पास. एंगल को हम डिग्री फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. और एंगल हमारे पास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रे. ठीक है. एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज. टू रेज का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है. कोई भी एक ऐसी लाइन जिसकी एक साइड पे एरो, ये हमारे पास क्या कहलाती है? रे कहलाती है. ठीक है. और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल. यहाँ पे कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है. एंगल जहाँ पर दोनों रेज आपस में मिल रही होती हैं, ये एंगल का वर्टेक्स कहलाता है. इट्स कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल. वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो रे मिल रही होती हैं. या टू इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमारे पास हैं तो ये भी एक एंगल फॉर्म कर रही होती है. ठीक है. इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन ने दूसरी लाइन को क्या किया? इंटरसेक्ट किया. तो यहाँ पर भी कोई ना कोई क्या फॉर्म हो रहा होता है? एंगल फॉर्म हो रहा होता है. परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास, तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही होती है. ठीक है. 90 डिग्री एंगल कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल होता है हमारे पास. ठीक है. कोई भी लाइन जो अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन है तो इसमें भी कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा होता है. अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो इस साइड पे भी कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा होता है. इस तरह इस इंटरसेक्टिंग लाइन के भी दोनों साइड्स पे फोर एंगल बना रही होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. और चारों एंगल्स क्या होंगे? अगर सेम मेजर होंगे तो सेम होंगे, अगर डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट एंगल्स होते हैं. ठीक है. व्हाट इज द लाइन? अ लाइन कैन गो फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन. लाइंस हमारे पास दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, बैकवर्ड. ठीक है. कोई भी जो भी डायरेक्शन हमारे पास दी जाएगी वो लाइन की लाइन कहलाएगी अगर हमारे पास किसी भी सिंगल लाइन में डायरेक्शन शो है.
एंगल क्या होता है? एंगल को हम डिग्री से मेजर करते हैं, ये एंगल का सिंबल होता है। और एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज, टू रे का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास। और कोई भी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है तो वो भी कोई ना कोई क्या फॉर्म कर रही होती है? एंगल फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन कभी भी कोई भी एंगल फॉर्म नहीं करती, एंगल हमेशा परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करती है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर 1 and lesson number 1 is line, segment and rays. First we all know about what is the line. A line can go forever in both direction, ठीक है। लाइन क्या होता है हमारे पास? कोई भी एक ऐसी लाइन जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही होती है वो हमारे पास लाइन कहलाती है। द नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द सेगमेंट? सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। सेगमेंट हमारे पास लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि सेगमेंट कहीं ना कहीं पर, फॉर एग्जांपल ये लाइक दिस, ए एंड बी, इट इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। कोई भी ऐसी लाइन जिसके दो एंडिंग पॉइंट्स हो, एंडिंग पॉइंट्स हो, ये हमारे पास क्या कहलाती है? सेगमेंट कहलाती है। सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये पूरी की पूरी लाइन नहीं होती, ये कहीं ना कहीं पर इनके एंडिंग पॉइंट कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये पूरी लाइन है और इसका कोई भी एक सेगमेंट हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट कहलाती है, कि लाइन की सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इज, यहाँ पर अगर मैं शो करूँ कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। Now we have discussed line, segment. The third topic is rays. What is the rays? A ray is a part of line. Ray also a part of line. It has one end point. ठीक है। लाइंस में हमारे पास एरो शो हो रही होती थी, बोथ डायरेक्शन शो हो रही होती थी। ये हमारे पास एक लाइन थी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन ए बी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट, a part of a line, and this is the example of a ray, ठीक है। रे इस तरह भी हो सकती है, रे इस तरह भी हो सकती है, रे इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी एक ऐसी लाइन जिसके पास वन एंडिंग पॉइंट हो और अदर पॉइंट जो है वो हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहा हो, वो क्या कहलाती है? रे कहलाती है। अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज वन एंड पॉइंट, ठीक है, एंड द अदर एंड गोज वन एंड फॉर एवर, यानी कि दूसरा का दूसरा कहाँ पर जा रहा हो, कोई ना कोई डायरेक्शन शो कर रहा हो, ठीक है। रे या तो अपवर्ड जाएगी डाउनवर्ड से, या अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगी, राइट से बैक जाएगी, इस तरह क्रॉस में भी जा सकती है, ठीक है। रे की कोई भी एक साइड, वन साइड डायरेक्शन होगी और वन इसका एंडिंग पॉइंट होगा। द लास्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। What is the intersecting line? Intersecting line always cross each other. Intersecting line वो लाइन्स होती हैं जो हमेशा क्रॉस कर रही होती हैं एक लाइन को, ठीक है। वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्शन शो हो रही होंगी, ठीक है, इस तरह से भी ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, इसीलिए इस तरह से भी ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। These all the examples of intersecting lines. Intersecting lines always cross each other somewhere. वो किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जरूरी नहीं बीमच से करेक्ट, साइड से, कॉर्नर से भी कर रही होंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। Now move on with exercise. Your question number 1 is name each of the following, choose one for of these. आपके पास डिफरेंट लाइंस आपके पास गिवन है, आपने उसमें क्या करना है? बताना है कि ये लाइन रे है, लाइन सेगमेंट है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इज पार्ट ए में आपके पास इस तरह से कोई फिगर दी हुई है। पार्ट बी में आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन की एग्जांपल गिवन है। सी में आपके पास एक रे फॉर्म हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पार्ट ए में आपके पास बोथ डायरेक्शन शो हो रही है, दोनों साइड से डायरेक्शन शो हो रही है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइन। इन द पार्ट बी
दोनों लाइंस में डायरेक्शन है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इट इज एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर यहाँ पर वन इसका एंडिंग पॉइंट है, वन इज इसका डायरेक्शन पॉइंट है, तो इट्स कॉल्ड अ रे। ठीक है, पार्ट डी में आपके पास बोथ आर द एंडिंग पॉइंट्स, दोनों साइड क्या गिवन है, हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, तो इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1, डू ऑल पार्ट्स बाय योरसेल्फ, डी ई एफ जी एच। ठीक है, आपने सारे के सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करना है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट वेदर दिस आर द एग्जांपल ऑफ लाइन, सेगमेंट एंड रेस। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने इसी तरह से लाइन, सेगमेंट और रेस को डिफाइन करना है, बट आपने इसका फर्स्ट लेटर यूज करना है, एल, एस एंड आर। क्वेश्चन 2 में आपने एल यूज करना है, एस यूज करना है एंड आर यूज करना है। आपने ये तीनों अल्फाबेट्स यूज करने हैं एंड इस जो आपके पास क्वेश्चन में लाइन गिवन है उसको नेम देना है। एल फॉर लाइन, एल स्टैंड्स फॉर लाइन, एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंट्स एंड आर फॉर रे। ठीक है, इसी तरह पार्ट ए में आपके पास एक लाइन गिवन है इस तरह से। अब आपने ये बताना है कि ये लाइन है, सेगमेंट है या फिर रे है। इसके दोनों साइडेड एरोज हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास, इट इज एग्जांपल ऑफ लाइन, बट यहाँ पे हमने किससे शो करना है, एल से शो करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखना है, एल एज अ अल्फाबेट हमने एल यूज करना है, एल स्टैंड्स फॉर अ लाइन। ठीक है, या इसी तरह से हमारे पास बी में एक साइड पर एरो है और वन साइड हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ अ रे। और यहाँ पे हमने रे को किससे डिनोट कर रहे हैं, हम आर से। ठीक है, इस तरह से आपने इसको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंसर देना है। तो डू द पार्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ऑल पार्ट्स आपने इसके अटेम्प्ट करना है। नाउ मूव ऑन द ट्राई दिस। अब हम ट्राई दिस पे मूव करते हैं। ट्राई दिस क्या कह रहा है आपके पास, लुक एट दिस डायग्राम एंड राइट द लेटर दैट शोज। आपके पास आपने बुक के पेज नंबर 73 ओपन करना है, ट्राई दिस देखना है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम्स एंड राइट द लेटर दैट शोज। आपके पास एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लाइंस है, लाइंस भी है, सेगमेंट्स भी हैं, रेज भी हैं। इन सारी लाइंस में आपने क्या करना है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी आपने बताना है कि कौन से पॉइंट्स हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स हमारे पास रेस को शो कर रहे हैं और कौन सी लाइंस हमारे पास लाइन सेगमेंट्स है। तो ठीक है, आपके पास ट्राई दिस का पार्ट ए क्या है, ट्राई दिस पार्ट ए आपके पास क्या कह रहा है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के 2 पेयर्स बताने हैं इस डायग्राम में से। देखिए हमारे पास को इस लाइन में से कौन सी लाइन ऐसी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं देखूं यहाँ पर सी डी हमारे पास एक लाइन है एंड एफ एम हमारे पास दूसरी लाइन है, तो सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है एफ एम। अगर मैं इन सारी लाइंस को छुपा देती हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन बची सी डी और दूसरी लाइन बची एफ एम। तो एक पेयर तो हमारे पास बन गया क्या, सी डी इंटरसेक्ट कर रही है कि सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन, एफ एम। ठीक है, अगेन अगर हम सी डी को देखते हैं, सी डी को इंटरसेक्ट क्या कर रही है, बी एक्स। एक्स तो यहाँ पर बी एक्स तो रे शो कर रही है क्योंकि इसका 1 एंडिंग पॉइंट है और 1 इसका डायरेक्शन पॉइंट है, बट सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है बी ए। ठीक है, अगर हम सी डी देखते हैं और बी ए देखते हैं तो बी ए इंटरसेक्ट कर रही है किसको, सी डी को। सी डी एंड ए बी या बी ए हमारे पास दूसरी लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गई 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ इन द पार्ट बी, हमें पार्ट बी में क्या बताना है, 2 रेस, कि इस पूरी डायग्राम में 2 रेस क्या है। अब रेस होती क्या है, रेस का क्या होता है, रेस
वन एंडिंग पॉइंट हो और वन डायरेक्शन पॉइंट है। तो एक दो ऐसी लाइन आपने इसमें से ढूंढनी है जिसका वन एंडिंग पॉइंट हो और वन डायरेक्शन पॉइंट है। अगर हम मैं देखती हूँ x और p को, तो x का वन एंडिंग पॉइंट है और वन डायरेक्शन पॉइंट है, तो xp इज ऑल्सो अ रे, ठीक है। और अगर मैं दूसरी देखती हूँ xb, तो xb ऑल्सो अनदर रे, ठीक है। यहाँ पर वन एंडिंग पॉइंट बन जाएगा और वन डायरेक्शन पॉइंट बनेगा। अब जरूरी नहीं है आपको आप यही लिखें, आपके पास क्या होगा, ठीक है। नाउ पार्ट सी इज क्या है, टू लाइंस। आपने क्या बतानी है, टू लाइंस के कौन कौन सी टू लाइंस है इसमें। लाइंस क्या होती है, लाइंस वो चीज होती है जो दोनों साइडेड क्या हो, टू साइडेड डायरेक्शन आपके पास शो कर रहा हो, ठीक है। अगर मैं कहूं कि CD में पूरा देखूं तो CD बोथ साइड डायरेक्शन साइडेड है, तो CD इज अ लाइन, ठीक है। वन लाइन आपके पास क्या हो गई CD, एंड और एक ऐसी लाइन जिसकी दोनों साइडेड एरो, FG इज ऑल्सो अ लाइन, क्योंकि इसकी बोथ डायरेक्शन क्या है, एरो की है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या क्रॉस करी हो, ठीक है। एक ऐसी लाइन जिसकी बोथ साइडेड डायरेक्शन शो कर रहे हो वो हमारे पास लाइन कहलाती है। पार्ट डी इज टू लाइन सेगमेंट्स। हमने क्या बताना है, टू लाइंस सेगमेंट्स। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट्स कौन सी लाइंस होती है, लाइन सेगमेंट्स वो लाइंस होती है जिसके बोथ पॉइंट्स कौन से हो, एंडिंग पॉइंट हो। अगर हम ए एम को देखते हैं तो ए और एम के दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एंडिंग पॉइंट्स हैं दोनों साइड पे, तो ए एम इज द एग्जांपल ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एंड ऑल्सो एक्स और ए को देखते हैं तो इसकी भी दोनों साइड पे एंडिंग पॉइंट है। ए जो है वो ए और एम का भी एंडिंग पॉइंट है और ए एक्स और ए का भी एंडिंग पॉइंट है। तो दूसरी लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होगी, एक्स एंड ए। इस तरह से आपने ट्रायंगल्स में डायग्राम को देखते हुए टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताने हैं, टू रेज बतानी है, टू लाइंस बतानी है और टू लाइंस सेगमेंट्स बताने हैं। दिस इज योर लेसन नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 7। आपने तमाम के तमाम पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। Now move on lesson number 2, and lesson number 2 is parallel and perpendicular lines. These lines is also depend on lines. These lessons also depends on the lines parallel and perpendicular lines. Parallel lines, सबसे पहले parallel lines होती क्या है, ठीक है। Parallel lines are the same distance apart from each other. एक ऐसी two lines जिनकी डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में डाली हूँ, लेकिन इनके मिड का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पे देख लें, आप इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल लाइन कौन सी लाइंस होती हैं हमारे पास, इस तरह से अगर मैं लेती हूँ क्रॉस में, तो क्रॉस में भी इस तरह से बननी चाहिए कि इनका दोनों साइड्स का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ये देखें, इस तरह से अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट हम ले, चाहे मिड लें, स्टार्ट लें या एंडिंग पॉइंट लें, तो इनका दोनों साइड का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल ले लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन की लिमिटेड नहीं है, मिड में एरो शो हो रहे होते हैं। These all are the examples of parallel lines. They cannot meet at any point. क्या होता है, ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही होती है, किसी भी पॉइंट पे, चाहे लेंथ से ले, आप विड्थ से ले, कहीं से भी लेंगे, यहाँ का they never be meet, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। Parallel lines are the same distance apart from each other all the way along their length. Even if the lines are made longer, they will never meet. अगर मैं इसी लाइन को मजीद बड़ा कर दूं, कितना भी बड़ा कर दूं, कितना भी लॉन्ग कर दूं, लेकिन ये मीट नहीं करेंगी, कोई भी एंगल फॉर्म
नहीं करेंगे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस का सैंपल क्या होता है? ये पैरेलल लाइंस का सैंपल होता है। सैंपल ऑफ पैरेलल लाइंस। इस तरह से अगर किसी भी लाइंस के आगे सैंपल लगा हुआ तो इट मींस दीज ऑल आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। और सेकंड इज परपेंडिकुलर लाइन। व्हाट आर द परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस दैट मीट एट अ राइट एंगल। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो राइट एंगल पे मीट कर रही होती हैं एक दूसरे को। राइट एंगल्स आर यूजुअली मार्क्ड विद अ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन होती है? किसी भी लाइन पे जो राइट एंगल फॉर्म कर रही होती है। ये क्या होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये जो ऊपर से हुआ है ये कौन सी लाइन हुई आपके पास? दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा? अगर हम देखें इस तरह से भी हो सकता है परपेंडिकुलर। और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो नीचे यहाँ पे क्या हुआ? एल फॉर्म कर रहा है। एल इज अब कोई भी लाइन जो एल शेप में हो ये परपेंडिकुलर होगी। कोई भी लाइन जो टी फॉर्म में हो इट्स ऑल्सो अ परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी लाइन थोड़ी सी भी क्रॉस हो रही है तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं होंगी। एंगल तो फॉर्म हो रहा होगा लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होंगी। परपेंडिकुलर लाइंस में हमेशा एंगल कौन सा फॉर्म होता है? राइट एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? एक परपेंडिकुलर होता है, अमूद गिराते हैं, उर्दू में इसको अमूद कहते हैं। अमूद गिराते हैं हम किसी भी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन पे दूसरी लाइन ऊपर से आके मीट कर रही होती है तो वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, और 90 डिग्री एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लाइन जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही हो, टू लाइंस जो मिलकर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही हो, वो कौन सी लाइंस होती हैं हमारे पास? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। नाउ मूव ऑन योर एक्सरसाइज। So question number 1 is look at the pictures below. Decide whether the red line are parallel or perpendicular. आपके पास आपकी बुक में पेज नंबर 74 पिक्चर्स गिवन है। आपने क्या करना है? उन पिक्चर्स को देखते हुए आपने लाइन बनानी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट में डोर बना हुआ है। डोर इसमें क्या हो रहा है? आपके पास रेड लाइन शो हुई है रेड पेन से। तो वो लाइंस आपने बतानी है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह आपके पास दूसरी पिक्चर में सिनरी बनी हुई है, वहां पे दो लाइंस शो हुई है। आपने बताना है कि ये पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। अब देखें, कोई भी एक ऐसी लाइंस जिस तरह से फर्स्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम ए में आपके पास जो रेड लाइन शो हो रही है वो इस डायरेक्शन में शो हो रही है। ठीक है, रेड लाइन किस डायरेक्शन में शो हो रही है? इस डायरेक्शन में शो हो रही है। तो ये क्या फॉर्म कर रही है? एल फॉर्म कर रही है। तो ये कौन सी लाइन होगी? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी में हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें रेड लाइन इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में शो हो रही है। कोई भी ऐसी लाइन अगर हम चाहें तो रूलर यूज कर लें। हमने डिस्टेंस मेजर किया, हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस है। ठीक है, कहीं भी डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम नहीं हो रहा है। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो इट इज अ पैरेलल लाइन। इन द पार्ट सी में डायग्राम में जो रेड लाइन शो हो रही है वो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में शो हो रही है, बट इट ऑल्सो अ पैरेलल लाइन। ठीक है, इन द पार्ट डी के डायग्राम में आपके पास जो रेड लाइन शो हो रही है वो इस डायरेक्शन में शो हो रही है। तो इट्स अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इस तरह से आपने ई और एफ अटैम्प्ट करना है। ई में भी रेड लाइन जो शो हो रही है वो इस तरह से शो हो रही है, लेकिन इसकी अपोजिट साइड पे एक लाइन है जो इस तरह से ड्रॉ हुई है। तो इट्स अ एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, एफ की जो लाइंस है वो भी पैरेलल है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, क्वेश्चन 2 हमने स्किप करना है। आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके पास, आपने वो स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3
आपने सॉल्व करना है विच पेयर्स ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर इन ईच शेप्स। आपके पास कुछ शेप्स गिवन है, उसके अंदर आपने पैरेलल लाइंस बताना है कि ये परपेंडिकुलर कौन कौन सा पेयर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन का है। उसके लिए आपने क्या करना है, एंड नीचे आपके पास एक लाइन में गिवन है यूज योर सेट स्क्वायर। ठीक है, आपने सेट स्क्वायर यूज करते हुए बताना है कि कौन सी लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर जो है, सेट स्क्वायर इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। सेट स्क्वायर आपके पास एक मैथ्स का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप राइट एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हो और ऑल्सो फाइंड आउट द परपेंडिकुलर लाइंस। आप परपेंडिकुलर लाइन भी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो? सेट स्क्वायर यूज करते हो। A set square is an instrument like that it is a set square। ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्री में ये सेट स्क्वायर होता है। इसको आप क्या करते हो? इसको आप यूज करते हो फॉर मेजरिंग अ परपेंडिकुलर लाइंस और ड्रॉ राइट एंगल। अगर मैं इसको इस फॉर्म में पकड़ूं तो ये खुद एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस सेट स्क्वायर को हम यूज करते हैं राइट एंगल कैलकुलेट मेजर करने के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आपके पास एक डायग्राम आपके पास गिवन है, उस डायग्राम को देखते हुए आपने अपने सेट स्क्वायर यूज करना है और बताना है कि कौन सी लाइन जो है वो ठीक है। ऐसे यूज नहीं है, आपके पास बुक में डायग्राम बनी हुई है, आपके पास आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में ये सेट स्क्वायर गिवन होता है। आपने वो सेट स्क्वायर को डायग्राम पे रखना है और आपने बताना है कि कौन सी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ सेट स्क्वायर से कि लाइंस ड्रॉ कैसी होती हैं। फिर आप उसी तरह पे क्या रखोगे, अपना ये स्केल होता है, आपने एक लाइन ड्रॉ की, मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने सेट स्क्वायर को यूज करना है। यहाँ पे हमने कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की? 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे जब हम अपना सेट स्क्वायर रखेंगे तो इस तरह से हम अपना सेट स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर भी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो लाइन हम इस साइड पे ड्रॉ करेंगे वो भी कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे पूरी लाइन क्या कितने सेंटीमीटर की आ गई हमारे पास? 8 सेंटीमीटर की आ गई। अब क्या करना है, आपने स्केल को इसी डायरेक्शन पे रखना है। ठीक है, अब सेट स्क्वायर की हेल्प लेते हुए आपने कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप पैरेलल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपका स्केल मूव नहीं करेगा, सिर्फ आपका सेट स्क्वायर मूव करेगा। ठीक है, आपका सेट स्क्वायर इस तरह से मूव करेगा। सेट स्क्वायर आपका मूव करके ये कौन सी लाइन बन गई आपकी? पैरेलल लाइंस, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। यहाँ से आपने स्केल को रिमूव करना है, यहाँ पे आपने एक लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर इस तरह से आपने इसको मिला देना है। ठीक है, आपके पास ये एक स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा, इसको आप किसी भी साइड से मेजर करें, इसकी लेंथ कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने 8 सेंटीमीटर का फॉर्म किया है। ठीक, यहाँ पे आपकी बुक में है CD AB। अब क्या करना है, आपने बीच में से एक लाइन ड्रॉ, इसको हाफ कर देंगे हम ट्रायंगल को, स्क्वायर को, अपने स्क्वायर को हाफ करने के बाद फिर हम अपना साइड स्क्वायर इस तरह से मूव करेंगे कि क्या हो, एट सेंटीमीटर था तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर रखा और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से शेप गिवन है आपका, सही है। ये पॉइंट कौन सा है, ई। अब ये डायग्राम आपके पास गिवन है। अब आपने बताना है कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है
इस लाइन में अपने साइड स्क्वायर से ये ड्रॉ तो कर लिया, अब आपने परपेंडिकुलर बताना है। देखें अगर मैं अपने साइड स्क्वायर को यूं रखती हूँ, 90 डिग्री एंगल है, तो ए सी इज अ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए सी इज अ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। फिर मैं अपना साइड स्क्वायर मूव करके इस साइड पे रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे सी डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ए बी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी डी। इस तरह से आपने परपेंडिकुलर बताना है। परपेंडिकुलर हमारे पास एक परपेंडिकुलर ये फॉर्म हो गया ए सी एंड सी डी। ठीक है, इट्स ऑन द एल शेप। ठीक है, फिर दूसरा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, ए बी एंड बी डी। ठीक है, एल शेप बना रहा है। फिर तीसरा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आएगा, बी डी और सी डी। ठीक है, इस तरह से ये भी एल शेप बना रहा है। ठीक है, फिर एक और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी और सी डी हमने कर लिया, ए बी और सी डी हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, सी डी एंड बी डी। सी डी और बी डी अगर हम देखते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर है, सही। ए बी और ए सी भी परपेंडिकुलर है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी ऑल्सो आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह सी डी और बी डी भी एक परपेंडिकुलर है। बी सी एंड ई डी, बी सी और ई डी एक टी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बी सी एंड ई डी टी फॉर्म कर रहा है, इट्स ऑल्सो अ परपेंडिकुलर। ठीक है, ई सी एंड ई डी, अगर हम ई सी और ई डी को देखते हैं तो ये भी एक परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, टी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ई सी एंड ई डी ऑल्सो आर परपेंडिकुलर, सही। बी ई एंड ई डी, बी ई एंड ई डी अगर हम इसको मेजर करें तो ये भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इस तरह से हम रखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। इस छोटे से स्क्वायर में हमारे पास कितने परपेंडिकुलर हैं, 7 परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई हमारे पास एल शेप में होगा, कोई हमारे पास टी शेप में होगा, कोई हमारे पास इस तरह से राइट एंगल में फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब इसका पार्ट बी आपने सॉल्व करना है। पार्ट बी भी इस स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है। आप अपने साइड स्क्वायर को यूज करेंगे और साइड स्क्वायर को यूज करते हुए आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने इसको पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, पार्ट बी के भी आंसर्स आपने इसी तरह देने हैं अपने साइड स्क्वायर को यूज करते हुए। तो इस लेसन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का ए और पार्ट बी सॉल्व करना है, जिसमें आपने क्या बताना है, विच आर द परपेंडिकुलर लाइंस यूज योर सेट स्क्वायर। आपने अपने साइड स्क्वायर को यूज करते हुए बताना है कि कौन कौन सी लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस है ना। मूव ऑन लेसन नंबर 3। Lesson number 3 is types of angles. First, we discussed earlier what is the angle. Angle is the combination of two rays. Angle क्या है हमारे पास, two ray combination है। ठीक है, टू रेज जिस पॉइंट पे मीट कर रही होती है, ये हमारे पास वर्टेक्स ऑफ एंगल होता है। किसी भी एंगल का वर्टेक्स
एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टू रेज आपस में मीट कर रही होती है, ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारे पास, वर्टेक्स कहलाता है। और एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, एंगल को हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री में किस तरह से मेजर करते हैं, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता है, इस प्रोटेक्टर की मदद से हम क्या करते हैं, एंगल्स ड्रॉ करते हैं। प्रोटेक्टर टोटल एंगल जो हमारे पास बन रहा होता है वो 180 डिग्री का बन रहा होता है, क्योंकि 90 डिग्री मिड होता है, ये हमारे पास राइट एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री से अबव जब हम चाहते हैं तो क्या होता है, वो 100, 110 यहाँ तक पूरा 180। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक एंगल फॉर्म कर रही होती है 180 डिग्री का। इस तरह से जब हम अपना प्रोटेक्टर रखते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, तो स्ट्रेट लाइन जो एंगल हमारे पास एंगल फॉर्म कर रही होती है, ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री का होता है। किस तरह से कि जब हम इसको हाफ करते हैं, जब हम इसके अंदर एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से मैंने ये प्रोटेक्टर रखते हैं हम इस लाइन पर। अगर जब हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कर जाता है, इस 180 डिग्री को क्या कर देता है, हाफ कर देता है। यानी कि इस 180 डिग्री हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, दो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा होता है। और जब हम इस 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा एंगल फॉर्म कर रही होती है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स के एंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, एंगल्स मैंने आपको बता दिया एंगल्स होते हैं क्या है। एंगल्स की फर्स्ट टाइप होती है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास कौन से एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स आर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, क्या होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स, आर डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। यानी कि ओपन माउथ हम इस तरह से कह सकते हैं, ये इट इज एग्जांपल ऑफ अक्यूट एंगल। जब इस हम माउथ को ओपन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे और 180 डिग्री तक फॉर्म होते हैं। ठीक, अक्यूट एंगल कौन सा एंगल होते हैं, acute angle are less than 90 degree और acute एंगल जो होते हैं वो हमारे पास लेस देन 90 डिग्री तक होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 89 डिग्री का भी कोई एंगल फॉर्म हो रहा होगा तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा, ये हमारे पास इट इज एग्जांपल ऑफ अक्यूट एंगल। राइट एंगल हमारे पास ओपन फॉर्म में होता है, यानी कि किसी भी फिगर का माउथ जब हम ओपन करते हैं तो वो कौन सा एंगल फॉर्म करता है, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करता है। और जब हम वो माउथ क्लोज हो रहा होता है तो वो कौन सा एंगल फॉर्म करता है, ये अक्यूट एंगल फॉर्म करता है। लेस देन 90 होता है, 89 डिग्री तक हमारे पास जो भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से एंगल्स कहलाते हैं, अक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक, हमारे पास अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल इज 90 डिग्री एंगल, हमेशा एल फॉर्म में होता है। ठीक है, एल फॉर्म में जो एंगल होता है वो हमारे पास कौन सा एंगल कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। नाउ मूव ऑन योर एक्सरसाइज, पेज नंबर 76 77, क्वेश्चन नंबर 1। In question number 1, write each angle is acute, obtuse और राइट एंगल। आपके पास डिफरेंट एंगल्स गिवन है, आपने उसके अंदर बताना है कि वो अक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप अपने प्रोटेक्टर की मदद से मेजर कर लोगे उन एंगल्स को। अगर वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो वो राइट एंगल होगा, अगर वो अबव 90 है तो वो ऑब्ट्यूज होगा, और अगर बिलो 90 है तो वो कौन सा एंगल होगा, वो अक्यूट एंगल होगा। अब आप डीप से मेजर किस तरह करोगे, जैसे मेरे पास कोई भी एक एंगल फॉर्म हुआ भाई, ये अब मुझे बताना है कि ये ऑब्ट्यूज है, अक्यूट है या फिर राइट है। तो मैं अपना प्रोटेक्टर की जो नीचे वाली लाइन है वो इस लाइन पे रखूंगी,
लाइन पे रखने के बाद इसमें आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें मिड में भी एक लाइन ड्रॉ हुई भी होती है, आप उस लाइन तक लाओगे उसको, ठीक है। उसके बाद आप देख लोगे जैसे मेरे पास ये एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर मैं नीचे तक लाती हूँ, ये कॉर्नर से मैंने मिड में लाई, इसको नीचे किया, ठीक है। अब मेरे पास ये कहाँ तक जा रहा है, 70, 71, 72, 73, 74, ये 74 डिग्री का एंगल है मेरे पास, तो इट्स कॉल्ड अक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होगा, ये अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब आपके पास डीम प्रोटेक्टर में दो साइडेड होती हैं, एक अपर और एक लोअर, दोनों नंबरिंग फॉर्म में होती है, तो आप कौन सी लाइन यूज करोगे, नीचे वाली लाइन, सेकंड लाइन यूज करोगे, ठीक है। सेकंड लाइन वाली नंबर लाइन आप यूज करोगे और फिर आप सारे के सारे एंगल्स के नेम दे दोगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको खाली एंगल मेजर करके ये लिखना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट है। या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि अगर एंगल इस तरह फॉर्म हो गया है, ओपन माउथ की तरह है, तो ये कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये राइट है, ठीक है। और अगर क्लोज हमारे पास लेस देन वाला जो फॉर्म होती है, अगर लेस देन की साइन की तरह कोई भी एंगल बना हुआ है तो ये अक्यूट एंगल है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच मिसिंग एंगल्स। आपने क्या करना है, आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हुए हुए हैं, आपने इन ट्राइंगल्स को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। इसका एंगल 50 डिग्री है, इसका भी एंगल 50 डिग्री है, और इसका एंगल क्या है, मिसिंग एंगल है। ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना क्या है, आप किसी भी ट्राइंगल का जो मिसिंग एंगल यूज करते हो तो उसका टोटल मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को नेम दे दूं, इट्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो एंगल ए भी आपके पास है, एंगल बी भी आपके पास है और एंगल सी भी आपके पास है। तो एज वी नो अर्लियर, अगर मैं देखूं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाऊं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूले की फॉर्म में है कि हम जब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना फॉर्म है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास कितना है, 50 डिग्री, प्लस एंगल बी हमारे पास कितना है, ऑल्सो 50 डिग्री, एंड प्लस सी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सी की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, और टोटल मेजरमेंट हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 180, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 50 प्लस 50, इन दोनों 50 को प्लस करेंगे, रफर 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 इज 10, इट्स 100 डिग्री, प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इस 100 को मूव करवाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमारे पास सी की चाहिए, तो सी यहाँ पर हमारे पास एज इट इज रहेगा। 100 यहाँ पर प्लस का है, लेफ्ट राइट साइड पे 100 प्लस का है, जब हम उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 100 की साइन चेंज होगी, ये हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 100, ठीक है। 180 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 100, क्योंकि इन दो वैल्यूज की, दो एंगल्स की वैल्यूज तो हमें बताएंगे 50-50 है, और तीनों को जब प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो हम जब 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास तीसरे एंगल की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 0। 8 में से आपने 0 माइनस किया 8, और 1 में से 1 माइनस किया 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 80। तो हमारे पास सी कितनी डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री का, ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठा के 80 डिग्री राइट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पार्ट बी सॉल्व करना है। आपके पास क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। c हमने क्या करना है, मेजर करना है। यहाँ पर पार्ट बी में हमारे पास क्या है, ठीक है। हमारे पास दो एंगल्स गिवन है
और एक नहीं है, तो अगर मैं इसको इसी तरह ए बी और सी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमने ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए हमारे पास नहीं है तो ए एज इट इज जाएगा, बी हमारे पास कितना है प्लस 40 प्लस सी हमारे पास कितना है 50 डिग्री। तो टोटल मेजरमेंट कितनी आनी चाहिए 180। तो हम क्या करेंगे, पहले रफ वर्क में हमारे पास 50 प्लस 40 करेंगे, 5 में 4 प्लस किया 9, इट्स 90, ए प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे 90 है तो प्लस का है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये 180 में से क्या करेगा, माइनस करेगा। 180 में से हमने 90 को माइनस करवाया, 0, 18 में से 9 माइनस किया 9, तो हमारे पास ए कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ए अगर हम एज इट इज ऐसी भी देखें तो एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, एल शेप में है, तो ये ए कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। फिर जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना फॉर्म हो जाएगा, 180 फॉर्म हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द ट्रायंगल्स ऑफ दिस लेसन। इसका ट्रायंगल्स हमारे पास क्या कह रहा है, रेक्टेंगल ए बी सी डी हैज अ डायगोनल लाइन ए सी। ए बी सी डी का हमारे पास एक राइट एंगल है और उसकी डायगोनल लाइन कितनी है, ए सी। कैलकुलेट द साइज ऑफ अ एंगल पी क्यू एंड आर। इसमें से एंगल मेजर करना है जो आपके पास मिसिंग है, लेकिन बट डू नॉट यूज अ प्रोटेक्टर, आपने प्रोटेक्टर यूज नहीं करना। ठीक है, इस तरह से ये ए सी डायगोनल आपके पास फॉर्म हुई है, ए बी सी एंड डी। ये एंगल हमारे पास 23 डिग्री का है और ये एंगल हमारे पास ठीक है डी है ये हमारे पास, तो ये 90 डिग्री होगा। राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, एल शेप में है, और यहाँ पर बी भी क्या है हमारे पास, स्क्वायर से मेजर कर रहे हैं, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसके अंदर करना है क्या, हमारे पास आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी हैज अ डायगोनल लाइन ए सी। डायगोनल लाइन मीन्स इस ट्राइंगल को, हम इस रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब अपने करना क्या है, कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये आपके पास एंगल P है, ये आपके पास एंगल R है और ये आपके पास एंगल Q है। आपने ये तीनों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल लाइन है, तो ऑल आर द अपोजिट्स एंगल्स आर सेम। डायगोनल लाइन जब हम किसी भी चीज को, कभी किसी भी रेक्टेंगल को हाफ करते हैं, डायगोनल करते हैं उसको, तो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमारे पास सेम होते हैं। जैसे अगर हम पॉइंट B की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री एंड D की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों अपोजिट एंगल्स आर क्या होता है, सेम होता है। अब हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं, यहाँ पर हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ए डी एंड सी। दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, जब हमने रेक्टेंगल को हाफ किया तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स मिले, 2। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल ए डी सी, और ये क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने ट्राइंगल एडीसी लिया, ट्राइंगल एडीसी में हमारे पास क्या आया, हमने कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, पी। एंगल पी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्राइंगल एडीसी मतलब एंगल ए प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 180 डिग्री। ठीक है, अब ए हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी। तो ए की जगह पे मैंने क्या रख दिया, P। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री, प्लस सी की एंगल कितना फॉर्म कर रहा है हमारे पास, 23 डिग्री, और टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 180। ठीक है,
तो हमें यहाँ पर एंगल ए चाहिए, यानी कि पी चाहिए 90 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 180। अब हमने करेंगे क्या, हम सबसे पहले 90 प्लस 23 इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 9 और 2 11, तो ये हमारे पास कितना आ गया 113 डिग्री प्लस पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 113 राइट साइड पे प्लस का, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो इसको क्या होगा 180 डिग्री में से माइनस करा देंगे। डिग्री शोज द स्मॉल जीरो, ये बहुत कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, स्मॉल जीरो राइट करना है अपने यहाँ पे, ठीक है। 180 माइनस 113, हमने क्या किया, 180 में से माइनस कर देंगे क्या 113, यहाँ से 1 कैरी दिया, बोरो किया 10 हो गया, 10 में से 3 माइनस किया 7, यहाँ पर रिमेनिंग रहा 7, 7 में से 1 माइनस किया 6, तो ये कितने डिग्री का हो गया हमारे पास, P हो गया हमारे पास 67 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल P फॉर्म कैलकुलेट हो गया, कितने डिग्री का हो गया 67 डिग्री का, ठीक है। अब क्या होता क्या है, यहाँ पे हमने P कैलकुलेट कर दिया, इन द डायगोनल फॉर्म अपोजिट्स एंगल ऑफ द डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। ठीक है, डायगोनल जब हम बीच में ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब यहाँ पर P 67 डिग्री का है तो P इज इक्वल टू Q होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट एंगल्स हैं, तो जब P इक्वल्स टू Q होगा तो हमारे पास 67 डिग्री इज इक्वल टू 67 हो जाएगा, यानी कि P की वैल्यू इक्वल हो जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू से, Q की वैल्यू से, तो एंगल Q भी हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा 67 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इसको, P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू 67, ठीक है। इस तरह से हमें एंगल P मिल गया, यहां से हमें एंगल Q मिल गया। अब हमारे पास रहा एंगल R, डायगोनल है तो एंगल R इसके एंगल के इक्वल होगा हमारे पास, तो R हमारे पास कितना हो गया, R इज इक्वल्स टू 23 डिग्री। समझ आया क्या करना क्या है हमारे पास, हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का सम मैंने आपको क्वेश्चन 2 में बताया कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि आप एंगल A प्लस ट्रायंगल A प्लस D प्लस C इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास सम कितना है 180 डिग्री। A हमारे पास P गिवन था, B राइट एंगल था, स्मॉल बॉक्स था तो ये 90 डिग्री था, प्लस C एंगल C हमें गिवन था 23। हमने इन दोनों को प्लस किया 113 आ गया, फिर 180 में से हमने माइनस करवाया 113 को, तो हमारे पास एंगल P आ गया। जबकि बीच में हमने डायगोनल ड्रॉ की भी है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो P का अपोजिट एंगल क्या बन रहा है Q, तो P इज इक्वल्स टू Q। जब हमने P इज इक्वल्स टू Q किया तो दोनों के एंगल क्या होगा 67 प्लस 67 इज इक्वल्स टू 67, तो P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू 67। और फिर एंगल जब हमने P को Q से इक्वल कर दिया तो ये वाला एंगल R के इक्वल होगा, तो R इज इक्वल्स टू 23। These all are about lesson number 3, ठीक है। Now we have completed our unit number 7. Unit number 7, lines and an angle. First we discuss about lines, second perpendicular and parallel lines, and third types of angle, ठीक है, acute, obtuse and right angle. Now move on your diary.
राइज डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन 1 to 3 of unit 7 अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंटेंट। आपके कंटेंट में जितने भी पार्ट्स, जितनी भी एक्सरसाइजेस गिवन है वो आपने सब सॉल्व करनी है। एंड आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपके पास 2 एंगल्स गिवन है। आपने थर्ड एंगल क्या करना है, मिसिंग एंगल कैलकुलेट करना है ट्रायंगल एबीसी वाले मेथड से। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई, आपने बताना है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर है। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 7। आई होप you have got everything. If you have any problems, watch this video again and again. Thank you. Allah Hafiz.